हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। आज हम पढ़ेंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस की कंप्लीट क्लासिफिकेशन हमने कर ली है और बहुत कुछ हम जान गए हैं बिजनेस के बारे में। और अगर आपको याद हो तो बिजनेस की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था कि बिजनेस मीन्स प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो आपको ये लगेगा कि शायद अर्निंग प्रॉफिट जो है वही एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो एक्चुअली एक्सप्लेनेशन से पहले मैं चाहती हूं कि आप लोग ये सोचिए कि बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स क्यों होते हैं। और पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है बच्चों एंड रिजल्ट्स, टारगेट्स, जो भी बिजनेस को अचीव करने होते हैं। अब प्रॉफिट मेकिंग डेफिनेटली कोई भी बिजनेस जब स्टैब्लिश किया जाता है तो प्रॉफिट अर्निंग के लिए किया जाता है, लेकिन सोल ऑब्जेक्टिव बिजनेस का प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। सोच के देखिए कि जैसे हम लोग जो सरवाइव करते हैं वो किस वजह से सरवाइव करते हैं, बिकॉज वी ईट फूड, वी ड्रिंक वाटर। तो बेसिक नेसेसिटीज जब हमारी पूरी हो जाती है वी आर एबल टू सरवाइव। लेकिन क्या हम सिर्फ खाने और पीने के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं या हमारा लाइफ का कुछ और भी बहुत सारे पर्पसेस हैं? बिल्कुल इसी तरह से जैसे ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट नॉट ओनली टू ईट फूड एंड ड्रिंक वाटर बट ऑल्सो टू अचीव सो मेनी थिंग्स इन लाइफ, इन द सेम वे every business exists to earn the profit, but profit earning is not the only objective of business. तो business के क्या multiple objectives हैं और वो किन ग्रुप्स के लिए हैं वो सब हम देख लेते हैं। और जो टोटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस हैं बच्चों, उनको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। क्यों डिवाइड करा है? डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप्स टुवर्ड्स विच दीज ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी अचीव्ड। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ग्रुप होता है बिजनेस के लिए होता है उसके इन्वेस्टर या उसके ओनर। तो अब बिजनेस को सबसे पहले तो उसके लिए कुछ अचीव करना है, फिर उसके बाद कुछ इंटरनल और ग्रुप्स होते हैं। कौन से होते हैं? बिजनेस के जो मैनेजर्स होते हैं जो उस बिजनेस को मैनेज करते हैं, और जो वर्कर्स होते हैं जो बिजनेस में काम करते हैं। फिर उसके अलावा समाज होता है, सोसाइटी होती है जिससे बिजनेस रिसोर्सेज लेता है और उन रिसोर्सेज को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके फिर से वो बिजनेस आउटपुट के फॉर्म में उस समाज को ही सप्लाई करता है। तो डेफिनेटली उसके कुछ ऑब्जेक्टिव समाज के लिए भी होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि बिजनेस के जो इंपॉर्टेंट इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रुप्स हैं उसमें से इंटरनल ग्रुप्स में 2 ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स और उसके एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स। और एक्सटर्नल ग्रुप्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उसके कस्टमर्स। उन्हीं के लिए तो वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और एक्सचेंज करते हैं। और कस्टमर्स के अलावा सो मेनी अदर ग्रुप्स विद विच द बिजनेस डील्स। तो इसीलिए हमने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया? ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑर्गेनाइजेशनल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं दे आर टुवर्ड्स द ओनर्स एंड दे आर टुवर्ड्स द इन्वेस्टर्स। और जो ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं दे आर टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज। और दोनों तरह के एम्प्लॉइज, हायर लेवल एम्प्लॉइज है तो मैनेजर्स, लोअर लेवल एम्प्लॉइज है तो वर्कर्स। और जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं दे आर टुवर्ड्स द सोसाइटी। अब वो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देख लेते हैं बच्चों। देखिए, प्रॉफिट को मैंने सेकंड नंबर पे लिखा है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि सर्वाइवल और मार्केट स्टैंडिंग वो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट उसके बाद में आता है। अब सर्वाइवल और मार्केट स्टैंडिंग का क्या मतलब है बच्चों? कि जो भी बिजनेस रेवेन्यूज अर्न करता है वो इतने होने चाहिए जो उसकी सारी कॉस्ट को कवर अप कर ले। बच्चों, कई बार हम देखते हैं कि कोई नई दुकान खुलती है, बंद हो जाती है, मॉल्स खुलते हैं, बंद हो जाते हैं। आपको पता है उसका रीजन क्या होता है? कि इतना सारा जो ऑलरेडी पहले से मार्केट में कंपटीशन होता है वो उसको नहीं झेल पाते और वो इतना जितना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उतने रेवेन्यूज अर्न नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो हर बिजनेस के लिए क्या जरूरी है कि उसकी जितनी भी कॉस्ट है जो उसने लगाई है वो उसके रेवेन्यूज के बराबर होनी चाहिए। अगर कॉस्ट और रेवेन्यूज बराबर हैं तो बिजनेस सरवाइव कर पाएगा। इसीलिए सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का होता है वो होता है सर्वाइवल। मार्केट स्टैंडिंग भी उसी के साथ है। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब होता है
ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द पीपल। तो अगर कोई चीज कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, बेटर क्वालिटी के प्रोवाइड कर रहे हैं, लो कॉस्ट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कोई आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को क्यों खरीदेगा। तो इसीलिए हर बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं उससे बेहतर कुछ प्रोवाइड करें, तभी वो मार्केट में स्टैंड कर पाएंगे। तो इसका मतलब सर्वाइवल और मार्केट स्टैंडिंग प्रॉफिट से भी पहले आता है। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के। उसके बाद आता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की इक्वेशन मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी कि अगर रेवेन्यूज जो हैं वो इतने हैं कि जिससे कॉस्ट भी कवर अप हो जाए, रिस्क भी कवर अप हो जाए और बिजनेस आगे ग्रो भी कर सके, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इंक्रीज इन द रेवेन्यू, इंक्रीज इन द प्रॉफिट, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे ग्रोथ के इंडिकेटर्स होते हैं। तो अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज प्रॉफिट, where it should be able to cover its cost, risk and it should be able to grow with the help of this profit. फिर उसके बाद आ जाता है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है न्यू आइडियाज, न्यू मेथड्स। हम देखिए जितने भी प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम करते हैं, आप ये देखते हैं कि हर चीज इनोवेट होती जाती है। जैसे फिलहाल तो मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रही हूँ, बहुत सारे लोग स्मार्ट बोर्ड यूज करते हैं। तो हर चीज, जैसे आपके स्कूल बैग्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं, तो जो 5 साल पहले उसकी शेप या क्वालिटी या साइज या कलर, उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आती रहती हैं, क्योंकि एज अ कस्टमर हम हमेशा कुछ ना कुछ नया खरीदना चाहते हैं। तो वो तभी तो होता है जब बिजनेस उसको सप्लाई करेगा कुछ नया, तभी वो सरवाइव कर पाएगा, वरना वो कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब वो कुछ इनोवेट नहीं कर रहा है और उसके प्रोडक्ट्स जो है वो डिमांड में नहीं होंगे। तो इनोवेशन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में भी इनोवेशंस करना, और जितनी भी एक्सचेंज से रिलेटेड जो अदर एक्टिविटीज हैं, स्किल्स हैं और भी जो अदर मेथड्स हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस करते रहना। सो अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज इनोवेशन। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है बच्चों कि आउटपुट की वैल्यू और इनपुट की वैल्यू को कंपेयर किया जाता है। So definitely the value of output should be more than the value of the input. Then it means that the productivity is there. अगर कॉस्ट किसी भी तरह से बिजनेस कम कर दे तो उसकी प्रोडक्टिविटी एनहेंस हो जाती है, एंड दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इट शुड ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट टू मिनिमाइज द कॉस्ट, ओनली देन द प्रॉफिट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। फिर उसके बाद आ जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो बच्चों, रिसोर्सेज तो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। वी ऑल नो दैट एवरी बिजनेस, चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेस हो चाहे वो छोटा बिजनेस हो, हर एक के पास जो है वो फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, मेथड्स यही होते हैं, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन से हर एक का आउटपुट अलग अलग आता है। तो इसीलिए जो यूज ऑफ द रिसोर्सेज है वो ऑप्टिमम होना चाहिए। अब वो ऑप्टिमम कैसे हो सकता है? जब हम उन रिसोर्सेज को बहुत ही वाइजली यूज करें, उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन हम यूज करें। तो हर बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन और बेस्ट पॉसिबल मैनर में इस्तेमाल करना। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं टुवर्ड्स द ओनर्स एंड टुवर्ड्स द इन्वेस्टर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी, ह्यूमन एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। जो कि बिजनेस को मैनेज करते हैं वो बिजनेस के मैनेजर्स होते हैं। कभी कभी तो मैनेजर्स और ओनर्स सेम होते हैं, लेकिन समटाइम्स द मैनेजर में बी डिफरेंट एंड द ओनर में बी डिफरेंट। तो जो मैनेजर है जिसको अपॉइंट किया गया है टू मैनेज द बिजनेस, वो क्यों उसने बिजनेस ज्वाइन करा है? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गेट the salary in return, some other incentives, he wants the job satisfaction, job security। तो मैनेजर्स की डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, मोटिवेशन होता है, तो जितने भी मोटिवेशनल मेथड्स होते हैं वो बिजनेस को प्रोवाइड करने चाहिए या यूज करने चाहिए in order to develop their managers. So every business should have the objective that their managers should develop and grow. फिर उसके बाद वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है कि व्हाट डू द वर्कर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम द बिजनेस, और जो उनकी परफॉर्मेंस है वो उसी बात पर डिपेंड करती है कि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल हो रही है या नहीं। तो वर्कर्स की बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल नीड्स होती हैं
जिसको सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी बिजनेस में काम करता है। तो हर बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? वर्कर्स की बेसिक नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, ये सारी नीड्स जो है वो बिजनेस को सेटिस्फाई करनी है। तो these come under the human or personal objectives of the business towards the employees and towards the managers. Last but not the least comes the third category, that the social objectives. These are the objectives toward the society. मैंने अभी आपको बताया कि बिजनेस जो है वो सोसाइटी पे ही डिपेंडेंट है, सोसाइटी से ही वो रिसोर्सेज ले रहा है और उसी को वो वापस लौटा रहा है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। तो इसका मतलब कि जो भी वो रिसोर्सेज यूज करे वो किसके लिए यूज करे? टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स। बिजनेस से सोशल प्रॉब्लम्स बढ़नी नहीं चाहिए, सोशल प्रॉब्लम्स कम होनी चाहिए। तो जितनी भी समाज में प्रॉब्लम है, इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, पोल्यूशन है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो कुछ कंट्रीब्यूट करें। आप देखते हैं बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो फिलैंथ्रोपिक सर्विसेज जो हैं उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, डोनेशन प्रोग्राम्स वो करते रहते हैं, चैरिटेबल प्रोग्राम्स करते रहते हैं, स्पॉन्सरशिप करते रहते हैं, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स खुलवा देते हैं। तो ये सारा उनका वही प्रोजेक्ट होता है कि किस तरह वो समाज में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकें। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिजनेस को फुलफिल करनी होती है अंडर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें उनको क्या करना होता है कि रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और वर्क इन अ सोशली डिजायरेबल मैनर। सोशली डिजायरेबल मैनर मतलब जो समाज के कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, जो सारी चीजें हैं उनको ठेस नहीं पहुंचाए, किसी भी तरह एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को वो क्रिएट ना करें, टाइमली पेमेंट करें सप्लायर्स की, इनकम टैक्स टाइम पे करें, गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट करें, किस तरह से वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरह से वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और अभी हमें एक चैप्टर भी पढ़ना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स, उसमें ये आपको और क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिकली एनसीईआरटी में तो बच्चों ये 1 से लेकर 8 तक सारे ऐसे ही ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, लेकिन क्लैरिफिकेशन पर्पस के लिए मैंने इनको आपके लिए 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ताकि आप अच्छे से याद कर सकें कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो टुवर्ड्स द ओनर्स हैं, कौन से टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज हैं और कौन से टुवर्ड्स द सोसाइटी हैं। ठीक है, तो बच्चों एक स्टेटमेंट के साथ में इसको सम अप करना चाहूंगी, दैट प्रॉफिट अर्निंग इज द very important objective of business, but it is not the sole objective of business. Business has multiple objectives towards the organization, towards the employees, and towards the society at large. So I hope with this simple explanation I have made you clear all the multiple objectives of business कि क्या क्या business को achieve करना होता है और वो achieve करने से business कैसे prosper and grow करता है। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी कभी आपको एग्जाम में स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है कि इज ईटिंग द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन बीइंग? सो यू हैव टू से नो, ईटिंग इज, वी हैव टू ईट टू लिव, but eating is not the only objective of living. So in the same way, business has to earn the profit to survive, but earning profit is not the sole objective of business. It has multiple objectives that we have discussed right now. If you are liking it, if you are enjoying my explanation, if you are understanding the way I'm explaining, तो बच्चों आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, ताकि जो भी मेरा एक्सपीरियंस है और जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसका बेनिफिट बाकी बच्चों को भी मिले। मेरा सिर्फ यही एक पर्पस है कि आप सिर्फ आधा घंटा मुझे रोज दीजिए, सिर्फ ये 18 मिनट की, 20 मिनट की, आधे घंटे की वीडियोस आप देखिए और उसके बाद आपको बिल्कुल 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, साथ साथ आपको याद भी हो जाएगा। और जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो हमें कैसे आंसर करने हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय।